Hello everyone, welcome to the School of Statecraft. In this lecture, we are going to cover the idea of secularism. सेकुलरिज्म आपके एग्जाम में दो जगह आता है और ये सेकुलरिज्म एक है जीएस पेपर 1 का जहां सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड सेकुलरिज्म जीएस पेपर 2 में आता है जहां पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज डिस्कस होते हैं, लीगल इश्यूज डिस्कस होते हैं, वहां सेकुलरिज्म आता है। सेकुलरिज्म का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है? सेकुलरिज्म का क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है। रेयर इन द सेंस इसलिए है कि फर्स्ट थिंग ये है कि सेकुलरिज्म एक बहुत ही इंडिया में सेंसिटिव इशू है, तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करती है डायरेक्टली पूछने को। सेकंड थिंग, सेकुलरिज्म अपने आप में आइडियल है, प्रियम्बल में एज एन आइडियल मेंशन हुआ है। तो आइडियल को क्वेश्चन करना जनरल हमारा और आपका काम नहीं है, दिस इज एकेडमिक एक्सरसाइज। सो अगेन यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू रेज क्रिटिकल क्वेश्चन अगेंस्ट सेकुलरिज्म। तो पूछेगा कैसे? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या कि हाफ पार्ट में सेकुलरिज्म का इशू डिस्कस करके वो वक्फ बोर्ड दे देंगे, उसका क्वेश्चन पूछ लेंगे। हम देखेंगे कैसे वक्फ बोर्ड में क्या इश्यूज है। सेकंड वो दे देंगे फॉर एग्जांपल द रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, या इसी में एक क्वेश्चन होता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसी में एक हाफ पार्ट में दे देंगे यूसीसी रेगुलेशन एंड फॉर्मुलेशन which is a mandate by the constitution in DPSP। इसी में एक जेंडर जस्टिस का भी इशू हो जाता है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक का इशू। इसी में हो गया फॉर एग्जांपल नवतेज सिंह जौहर केस, होमोसेक्सुअलिटी। सो एक जेंडर जस्टिस का भी इसमें एक एंगल पुट करके वो सेकुलरिज्म का इशू पूछ लेंगे। विमेन की एंट्री, सबरीमाला केस, ये सब ऐसे ही एक डायमेंशन में सेकुलरिज्म के इशू आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन सेकुलरिज्म से आना कि इसके चैलेंजेस क्या है, वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, तो यूपीएससी कभी उस पर जनरली जाता नहीं है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन सेकुलरिज्म एट ए ग्राउंड लेवल। सो वो क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे टैकल होंगे यूसीसी के, वक्फ बोर्ड के, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, जेंडर जस्टिस के लाइक ट्रिपल तलाक, सबरीमाला केस, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस सेकुलरिज्म, लेट्स अंडरस्टैंड कि सेकुलरिज्म वर्ड कहां से इमर्ज होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। वर्ल्ड में बिकॉज सेकुलरिज्म एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और वेस्टर्न सोसाइटी में ही सेकुलरिज्म इमर्ज होता है। और जो वेस्टर्न सोसाइटी है यहाँ हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है स्टेट का चर्च के साथ। तो जब मॉडर्न नेशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है तो ये नेशन स्टेट बहुत ही कॉशियस रहते हैं कि हमें चर्च को सेपरेट ही कर देना है स्टेट के पॉलिटिकल मैटर से। तो मिडिवल पीरियड में देख तो रेनेशा होता है जब 16th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, तो मार्टिन लूथर raised a critical question against the church in day-to-day involvement of the state affairs। सिमिलरली इनलाइटनमेंट एज में स्कॉलर्स लाइक वॉल्टेयर की राइटिंग होती है, रूसो की राइटिंग होती है। मॉन्टेस्क्यू ने तो सेपरेशन ऑफ पावर ही दे दिया, रिलीजन नहीं इंटरफेयर करना चाहिए पॉलिटिकल मैटर में। इसलिए जब अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल जो फादर्स हैं वो बहुत ही कॉशियस होते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही उन्होंने ये बोल दिया कि यस, अमेरिका इज अ सेकुलर स्टेट, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा रिलीजन में, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। सिमिलरली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच हैज लेसिट मॉडल, द स्ट्रिक्ट सेकुलर मॉडल स्ट्रक्चर, तो बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म है, कंप्लीट सेपरेशन है ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस मैटर्स। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे द बैन ऑफ बुर्का, हिजाब, ये सब चीजें बैन है फ्रांस में। इंडिया के केस में 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है तो इंडिया के केस में भी सेकुलरिज्म का आइडिया इमर्ज होता है और ये सेकुलरिज्म इनडायरेक्टली आर्टिकल
25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, इन सब में आर्टिकल 29, 30, इन सब में इनडायरेक्टली एम्बेडेड होता है। और ये एक नेहरूवियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म था। Nehru was influenced by the Western secular idea, so we call it Nehruvian form of secularism. Correct? And India का secularism based on the principle of सर्व धर्म समभाव, equal respect to all religion, sect, faith. इंडिया के सेकुलरिज्म कोई रिलीजन से ही सिर्फ डील नहीं करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि ओनली हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड जूइश पीपल, इन्हीं सब में ही ये डिफरेंशिएट है। ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है। इवन सेकुलरिज्म डील करता है विद इन हिंदू सोसाइटी। इसमें जो वेरियस सेक्ट है उनके बीच में भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी सेकुलरिज्म को ही शो करता है। तो ये बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम और बिटवीन द हिंदू एंड क्रिश्चियन ऐसा नहीं है कि उसी को सेकुलरिज्म बोलते हैं। इवन द सेकुलरिज्म विद इन हिंदू सोसाइटी के डिफरेंट सेक्ट पर, डिफरेंट फेथ पर भी अप्लाई होता है कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट सेक्ट, डिफरेंट फेथ पे भी इक्वल लेवल का है। इक्वल लेवल का नॉन इंटरफेरेंस है, इक्वल लेवल का इंटरफेरेंस है, इक्वल लेवल वे में प्रमोट करता है, इक्वल लेवल फील्ड में, इक्वल लेवल वे में क्या करता है कि स्टेट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी करता है। So we call it Nehruvian idea of secularism. Professor Rajiv Bhargava, who says India follows a principal distance model, that means the Sarva Dharma Sambhav. An Indian state is a पंथ निरपेक्ष, not धर्म निरपेक्ष। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये सिर्फ रिलीजन का ही सेकुलरिज्म नहीं है, ये किसी भी सेक्ट, किसी भी फेथ, किसी भी बिलीफ सिस्टम का सेकुलरिज्म है। This is a basic philosophical understanding of the secularism, correct? So the evolutionary path of the secularism in India, कि इंडिया का जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खुद ही में एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। आप आर्टिकल 14 देखते हैं, 25 to 28, यू विल सी, देन आर्टिकल 29, 30, ये सब ऑटोमेटिक डील करते हैं सेकुलरिज्म को। ये शो करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट्स फॉर्मेशन जो है एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। बाद में इसी वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती है और इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एसआर बंबई का जब केस होता है 1994 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड कि दिस वर्ड सेकुलरिज्म इटसेल्फ इज नथिंग बट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, करेक्ट। सो यहां से ये इसको और एक रिजिड ग्राउंड मिल जाता है, इवन पार्लियामेंट कैन नॉट टच द वर्ड सेकुलरिज्म और कैन नॉट अमेंड इट। आप एग्जाम में एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का कि प्रेम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऑलरेडी मेंशन है। आइडियल मेंशन है, एज अ सेकुलर वर्ड मेंशन है, दैट इज आइडियल, यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस आइडियल। Similarly, Article 14, 15, 16, state cannot discriminate on the basis of race, religion, caste, place of birth. Article 25 में people have liberty to profess, practice, propagate their religion, to manage their administration. Article 26, religious institutions, etc. Minorities को separate right है, fundamental right है, under Article 29 and 30 to manage their religious matter. Although National Commission for Minorities is not a constitutional body, it is a statutory backing है इसको, okay, which basically deals with the grievances of minorities, correct? So उनके मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, इन सब के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 भी हैव एस्टैब्लिश्ड। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है, आप इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद इस डायग्राम को बना सकते हो आंसर में। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है सेकुलरिज्म, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है? सो पार्लियामेंट 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्रिएट करती है और फ्रीज कर देती है उन सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कि इनका स्टेटस वही रहेगा जो कि 15 अगस्त 1947 को था। तो अगर 1957 को कोई इंस्टीट्यूशन
टेम्पल है तो ये टेम्पल ही रहेगा. नोबडी कैन चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि नाउ इट शुड बी अ मॉस्क और गुरुद्वारा. सो थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट फ्रीज कर देती है स्टेटस को किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को. एंड इट हेल्प्ड इंडिया टू प्रिजर्व द सोशल फैब्रिक. ओके, तो वायलेंस कम होते हैं, इससे डेली पिटीशन नहीं पड़ती. अदरवाइज आप देखोगे एक पिटीशन डेली रहती है टू चैलेंज की ये टेम्पल मॉस्क है, ये मॉस्क टेम्पल है. सो ऐसे इशूज इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं. It ensures the fundamental right of common people. Article 25, people have the right to profess, practice, propagate their religion. Protecting the rights of minorities, state special care of minorities, both religious and linguistic minorities. So state क्या करता है? Provide funds to these institutions. आप MU का fund हो गया, minorities funds institutions, religious institution को state fund provide करता है. State also does social reforms. Article 17, abolition of untouchability act we have. Nobody can practice untouchability, including any citizen or state. And promoting all religion, equidistance model we have. So यही स्टेट जो है आप देखते हो चार धाम प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है. यही स्टेट कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज करता है उत्तर प्रदेश में. यही स्टेट हज सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है, although it has been discontinued since 2018. यही स्टेट गुरुद्वारा में पार्टिसिपेट करता है. आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर विजिट्स गुरुद्वारा. सो स्टेट का एक इक्विडिस्टेंस मॉडल है. स्टेट इन्वॉल्व इन चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट, स्टेट इन्वॉल्व इन हज सब्सिडी. स्टेट आल्सो दिस हेल्प्स इंडिया टू टेक द लिवरेज ऑफ द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. सो आप वेस्ट एशिया में देखोगे इंडिया में माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं. सिमिलरली यूरोप में देखोगे इंडिया में अगेन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं. सो जब कुकी मेटी का इशूज होता है तो आप देखते हो कि यूरोपियन कंट्रीज से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, दे क्रिटिसाइज इट. सो इफ वी आर एबल टू मैनेज दीज माइनॉरिटीज राइट्स तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरीके से वर्क करने लगता है. करेक्ट. Similarly, for Israel, we have bonding because we have Jewish people in India. So it acts as a soft power diplomacy. It gives advantage in diplomacy. Ensuring gender justice. जब स्टेट सेकुलर स्टेट होता है तो we can easily handle it issues like ट्रिपल तलाक. सो स्टेट क्या करता है कि इसको स्ट्रक डाउन कर देता है. इन सबरीमाला सुप्रीम कोर्ट allowed women entry in the Lord Appa Temple. Appa Temple. Okay. So in Haji Ali Dargah case, women entry in the mosque, sanctum sectorum. तो आप देखोगे this ensures the gender justice as well if your state is a secular state. It prevents any communal violence. अयोध्या केस में आप सिद्दीक केस में आप देखते हैं 2019 में एक बैलेंस जजमेंट आती है. इवन सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड 5 acres land to the Muslim community as well. तो एक बैलेंस जजमेंट आती है, प्रिवेंट्स एनी कम्युनल वायलेंस नहीं होते हैं. So the significance of secularism is preservation of social fabric, ensuring fundamental right of common people, protecting the minorities' rights. State also does the social reforms like untouchability, etc., promoting all religions at equidistance model. Soft power diplomacy, it helps India outside India, ensuring gender justice, preventing communal violence. ओके, लाइक अयोध्या जजमेंट वगैरह. तो अगर आपका स्टेट एक सेकुलर स्टेट होता है तो हम एक सोशल ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन कर सकते हैं. बट इंडिया के सेकुलरिज्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है. प्रॉब्लम कई लेयर में है, हम एक एक करके देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सेकुलर स्टेट में. बट पहले ये सिंपल चीजें डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक एकेडमिक प्रॉब्लम कि इंडिया के सेकुलर स्टेट में है क्या. So when we talk about the academic challenges, academic arena में क्या डिस्कशन है इंडिया के सेकुलर स्टेट को, तो प्रोफेसर आशीष नंदी, political scientist, sociologist, published a book
एंटी सेकुलर मैनिफेस्टो 1988। इस बुक में प्रोफेसर आशीष नंदी ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए इंडिया के सेकुलर स्टेट होने के। प्रोफेसर आशीष नंदी कहते हैं कि इंडिया जो है एक रिलीजियस सोसाइटी है। बहुत ध्यान से समझो इसको, रिलीजियस सोसाइटी है। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो हमने क्या किया कि एक सेकुलरिज्म सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। वी कॉल इट नेहरूवियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। और ये नेहरूवियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो था, ये एक लिबरल प्रिंसिपल पर बेस्ड था। लिबरल प्रिंसिपल इन द सेंस कि जो ये सेकुलर आइडिया है एक वेस्टर्न आइडिया है जो कि इंडियन सोसाइटी में फिट नहीं बैठता है। हमने इसको क्या किया कि इंडियन सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर दिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर हो गया, लेकिन हमारी सोसाइटी रिलीजियस है। इसीलिए सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन में कन्फ्लिक्ट है। हमारा स्टेट तो सेकुलर स्टेट हो गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारी सोसाइटी आज भी रिलीजियस है। इसलिए ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है इंडियन सोसाइटी में। एंड दिस डिलेमा वी कॉल इट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी एंड सोशल मोरलिटी। कि रिलीजन किसी और चीज में बिलीव करने लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी और चीज में बिलीव करता है, तो ये सेकुलर वर्ड इंडियन सोसाइटी में फिट नहीं बैठता है। सो मॉडर्न स्टेट इन्फोर्स्ड सेकुलरिज्म, but it is an alien concept, imported Western ideology incompatible with the concerns of the Indian masses। लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि सेकुलर वर्ड क्या है। इसी वर्ड की जगह पे कोई एक सिंपल वर्ड होता लाइक सर्वधर्म संभाव, तो मे भी लोगों को समझ में आता है, लोग रिलेट करते कि यस दिस वर्ड कुछ ना कुछ इंडियन सोसाइटी से, कल्चर से रिलेटेड है। बट इस सेकुलर वर्ड एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और ये कॉमन आदमी के समझ में नहीं। इफ यू गो इन स्ट्रीट एंड आस्क समवन कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, क्या होता है, पीपल हैव नॉट मच आइडिया अबाउट कि सेकुलर का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक वेस्टर्न इंपोर्टेड वर्ड है जिसका इंडियन सोसाइटी में लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। और इसलिए आज भी देखते हो आप कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है ये एक सेंसिटिव इशू हो जाता है और बहुत ही इस पे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हैं इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी वेयर रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, एवरीबडी इन एवरी डे ऑफ लाइफ यू विल सी दिस इज अ ग्राउंडेड रियलिटी कि रिलीजन आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। आप राफेल खरीदते हो तब भी पूजा करा लेते हो, सिमिलरली आप कार खरीदते हो तब भी पूजा करा लेते हो, आप कितना भी आप एग्जाम देने जाते हो तब भी आप 2 लड्डू चढ़ा के ही जाते हो। तो आप कितना भी सेकुलर हो जाओ, आप कितना भी सेकुलरिज्म के आइडिया को पढ़ लो, बट द रियलिटी इज दैट आवर सोसाइटी इज रिलीजियस सोसाइटी, करेक्ट। और यही रीजन है कि इंडिया में जो सेकुलर वर्ड है आज भी बहुत डिबेटेबल है। तो प्रोफेसर आशीष नंदी से इसकी जो नेहरूवियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है उसमें सबसे बड़ी फॉल्ट यही है कि वो इंडियन सोसाइटी में फिट नहीं बैठती है और हमने एक लिबरल कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया है। दिस इज एलिनेटेड एलियन कंसेप्ट, इंपोर्टेड वेस्टर्न आइडियोलॉजी, नॉट सूटेबल फॉर इंडियन सोसाइटी, करेक्ट। दिस इज एकेडमिक डिबेट। आपको जब कभी एक कोई चैलेंज देखने को मिलेगा सेकुलर स्टेट को लेके तो आप ये आर्गुमेंट ऐसे रेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर आशीष नंदी in the book and anti secular, आप बुक ना भी मेंशन करोगे तब भी चल जाएगा। ओके, नाउ the other normal challenges before the India as a secular state, क्या क्या simple challenges हैं। So in 1954 Supreme Court of India evolved the doctrine of essential religious practice। Supreme Court said in this Sirur Mutt case 1954 कि judiciary will decide what is essential for religion, what is not essential for religion। ओके, सो किसी रिलीजन में क्या इसेंशियल एलिमेंट है ये जुडिशरी विल डिसाइड। सो फॉर एग्जांपल तांडव, तांडव डांस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म और नॉट, जुडिशरी विल डिसाइड। बट मेजर क्रिटिक इसके जो हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज नथिंग बट जुडिशियल ओवररीच। हु इज जुडिशरी? जुडिशरी इज ए लीगल बॉडी, एक लीगल बॉडी है जिसको लीगल अंडरस्टैंडिंग है। ये रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग कब से हो गई?
ये थियोलॉजिस्ट का वो जॉब क्यों कर रही है? दिस इज जॉब ऑफ क्लर्जी। तो जुडिशरी क्लर्जी का काम क्यों करने लगी है कि why judiciary is going to interfere in the religion and define what is essential for any religion, how to worship Lord Shiva, how to worship Lord Vishnu? क्या essential है किसी रिलीजन में किसी पर्सन के लिए, ये इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द जुडिशरी, और यू कैन से दिस इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जुडिशरी को पावर क्यों है टू डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल फॉर एनी रिलीजन, व्हाट इज एसेंशियल फॉर एनी इंडिविजुअल, हाउ टू वर्शिप शिवा, हाउ टू वर्शिप विष्णु। सो ये critic argue कि this is nothing but a judicial overreach. सेकेंड चैलेंज इंडियन स्टेट के पास ये है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स से, अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन द सेंस जब साहबानों का जजमेंट आता है 1985 में, सो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अलाउड द मेंटेनेंस कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा इन केस ऑफ तलाक टू वुमेन। बट 1985 में द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी गवर्नमेंट ओवरटर्न द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद क्या किया, उन्होंने मेंटेनेंस को ही कैंसिल कर दिया। अगेन क्रिटिक्स आर्ग्यू कि ये एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी कि जस्ट टू गेन द वोट बैंक ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, सो दिस इज नथिंग बट, सो इंडियन स्टेट खुद ही में कंफ्यूज है कि कितना एक्सटेंट तक उसको रिलीजन में इंटरफेयर करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट अपीजमेंट पॉलिटिक्स। ये जनरली होता ही है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अपीज करने के लिए आप जजमेंट को, रूल्स को ही ट्विस्ट करने लगते हो। कन्फ्लिक्टिंग पर्सनल लॉज, इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, हिंदू मैरिज सिस्टम है, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। सो मुस्लिम में आप पॉलीगमी अलाउड है, ट्राइबल्स में पॉलीगमी अलाउड है। ओके, सिमिलरली आप देखोगे जब हिंदू सोसाइटी में देखोगे तो वहां मोनोगमी है। एंड जब इतने ज्यादा पर्सनल लॉज हैं, इतने ज्यादा इनमें वेरिएशंस हैं, दिस क्रिएट्स a major challenge to form uniform civil code. So यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक सिंगल लॉ में फ्रेम करना बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है इंडियन स्टेट के लिए। ओके, स्टेट्स कॉन्ट्राडिक्टिव रोल इन रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि स्टेट कैसे मैनेज करता है। स्टेट जो है, अभी जो टेम्पल का मैनेजमेंट है वो स्टेट के अंडर में है, अंडर द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। सो आप देखते हो तिरुपति देवस्थानम, ओके, तिरुपति देवस्थानम, ये स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के अंडर में आता है, और ये एक बोर्ड के थ्रू इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है, और वो ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड होता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन को देखते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देखते हो, उनको इंडिपेंडेंस ज्यादा है, ऑटोनॉमी ज्यादा है, वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है। तो इंडिया के कुछ टॉप लॉयर्स, एडवोकेट्स जो हैं, और रिलीजियस सोसाइटी के जो रिलीजियस पीपल है, वो ये क्रिटिसिज्म है उनका कि व्हाई स्टेट इज गोइंग टू इंटरफियर इन वन कम्युनिटीज रेगुलेशन ऑफ द टेम्पल एंड अदर्स। आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप रेगुलेट ही, ऑटोनमी है, आप टेम्पल में आके इंटरफियर कर रहे हो। तो स्टेट क्या करता है, टेम्पल को रेगुलेट करता है, अदर माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में वो ऑटोनमी देता है। तो ये जो डबल गेम है स्टेट का, ये प्रॉब्लम है कि एक साइड तो ये मैनेज कर रहे हैं तिरुपति देवस्थानम को, ऑन दी अदर साइड वक्फ बोर्ड को, अदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ये ऑटोनमी दिए हुए हैं। तो ये जो डबल गेम है स्टेट का, ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्टिव रोल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द डिलेमा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सोशल मोरालिटी होती क्या है। सी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नथिंग बट फॉलोइंग द basic value system of the constitution. For example, basic value system secularism, liberty of the liberty mentioned in the constitution, justice principle, equality principle, constitutional morality फेडरलिज्म हो गया, constitutional morality separation of power हो गई,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिक स्ट्रक्चर की वैल्यू सिस्टम को आपको फॉलो करना हो गया, डॉक्ट्रिन हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। जब कोई स्टेट इन चीज को फॉलो करता है, वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी ऑन द अदर हैंड होती है जब आप किसी सोसाइटी में उसके कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करते हो। ओके, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, किस वे में वर्शिप होनी चाहिए, कोई रिलीजियस कल्चर है, कल्चरल वैल्यूज है, वी कॉल इट सोशल मोरालिटी। और कभी कभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सोशल मोरालिटी कन्फ्लिक्ट करती है, क्योंकि इंडिया एक रिलीजियस सोसाइटी है, और जब ये रिलीजियस वैल्यूज किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से कन्फ्लिक्ट में आती हैं, तो वी कॉल इट अ डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी। तो फॉर एग्जाम्पल, सबरीमाला के केस में, सबरीमाला के केस में जो लोकल कल्चर है वो विमेन की एंट्री को अलाउ नहीं करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ पे वर्क करता है, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है। तो ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट सेज वी हैव आर्टिकल 21 व्हिच प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट मींस विमेन का भी एंट्री होना चाहिए। बट जो रिलीजियस मोरालिटी है, जो रिलीजियस कल्चर है, वो बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज ऑफ द विमेन, इट प्रोहिबिट्स द एंट्री ऑफ विमेन इन द लॉर्ड अप्पा टेम्पल। तो ये कभी जो रिलीजियस मोरालिटी है, सोसाइटी की मोरालिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कन्फ्लिक्ट में आ जाती है। रीजन यही है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है एक लिबरल प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे आइडियाज वेस्टर्न सोसाइटी से लिए गए हैं। इंडिया एक रिलीजियस सोसाइटी है, तो रिलीजियस वैल्यूज हैं जो कि क्या करती है, हमेशा कन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम से। सो सबरीमाला के केस में यही है, विमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज बिटवीन 10 to 50 excluded based on the purity and pollution. Supreme Court says this exclusion of based on purity and pollution, this violates Article 17 as well. This goes against the Article 25 as well, because women have equal right to profess, practice, propagate their religion. So what Supreme Court said in 2018 Sabrimala case, Supreme Court says young lawyer case ये था basically. Supreme Court said कि now women entry is also allowed in Lord Ayappa temple. One judge in the case, Justice Indu Malhotra, was dissenting judge, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा का आर्गुमेंट ये था कि इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया, कोर्ट शुड नॉट डिटरमिन व्हाट कंस्टिट्यूट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अनलेस इट इज ए परनिशियस सोशल इविल लाइक सती। जब तक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ग्रेव इविल नहीं है, तब तक स्टेट को नहीं इंटरवीन करना चाहिए टू डिफाइन व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, व्हाट इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है। इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स कल्चर जहां है, यहाँ इंडिविजुअल को ये डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए कि वो किसी टेम्पल में किस तरीके से वर्शिप करना चाहता है, उसकी क्या वैल्यू सिस्टम है। स्टेट को ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट नाउ दिस मैटर इज सब जुडिस। अभी इसकी पिटीशन फिर से है, एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन दिस केस, वेदर Supreme Court will allow again the women entry in the Lord Appa temple or not. अभी तक तो allow ही है। Similarly, in Animal Welfare Board of India versus Nagraj, this is a Jalkattu case famous, and in Jalkattu case 2014 Supreme Court banned Jalkattu festival. Jalkattu एक बुल फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु का प्राइमरी एक फेस्टिवल है। Supreme Court banned completely this जलकट्टू फेस्टिवल। अब ये जलकट्टू फेस्टिवल जब बैन हो जाता है, तो तमिलनाडु, क्योंकि जलकट्टू में सुप्रीम कोर्ट सेड दिस वायलेट्स द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट 1960, so it violates the rights of animal as well, and even supreme court expanded article 21 extend to animals as well, कि ये सिर्फ article 21 ह्यूमन पर नहीं अप्लाई होता, ये एनिमल पर भी अप्लाई होता है, उनके भी राइट को वायलेट करता है। ऑन दी अदर हैंड जो कल्चरल राइट है,
वो एक एग्रेरियन प्राइड है और इसलिए वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये साइन ऑफ करेज है, लोगों का कल्चर है, लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो रिलीजन एक कल्चरल वैल्यू सिस्टम है, ये आर्टिकल 21 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है, जो कि प्रोवाइड करती है लिबर्टी ऑफ लाइफ according to the constitution. It also, in this case, it also provides the liberty of life of animal as well. वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी से जो सोशल मोरलिटी होती है वो कन्फ्लिक्ट में आ जाती है। सोशल मोरलिटी ये है कि दे सेलिब्रेट दिस बुल फेस्टिवल, सो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली स्टॉप्ड दिस प्रैक्टिस, स्टॉप्ड दिस फेस्टिवल। बाद में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट अमेंडमेंट 2017 क्रिएट किया। उसमें क्या किया कि जलकट्टू को एक्सेप्शन दे दिया गया। अगेन जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेटा वगैरह, एनजीओ वगैरह ने फिर से इस मैटर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट अलाउड इन 2023 कि अगर गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है उस चीजों को ट्रांसपेरेंटली और मैनेज कर रही है, मिनिमाइज कर रही है किसी भी तरीके के एनिमल वायलेंस को, तो we will allow it because it is a cultural practice. So it is important here. You can see कि in Jallikattu case, Supreme Court in 2023 allowed again. Correct. This is nothing but a delicate balance decision कि हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को और सोशल मोरलिटी को बैलेंस कर लिया। एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमने स्टैब्लिश कर लिया सोशल मोरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी में। बट सबरीमाला के केस में ऐसा नहीं हुआ। सबरीमाला का केस अभी भी पेंडिंग है, तो देखो क्या जजमेंट आती है। बट जलकट्टू के केस में जुडिशरी की अप्रोच बहुत ही डेलिकेट रही है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी और सोशल मोरलिटी को बैलेंस कर ले गया। सो इन 2023 दे अलाउड इट। ओके, अदर मेजर चैलेंज ये है इंडियन सेकुलर स्टेट का कि पॉलिटिकल वोट बैंक है, मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टोरल गेन है। तो आप वेस्ट बंगाल का इलेक्शन देखोगे, बीट 2021 इलेक्शन, 2026 इलेक्शन, आप देखोगे पार्टीज में आपस में कंफ्लिक्ट रहता है, हेट स्पीच रहती है। वो क्या करते हैं, स्लोगन उनके रहते हैं, रिलीजियस स्लोगन रहते हैं हेट स्पीच के थ्रू पार्टीज के लीडर्स में। सो इससे क्या होता है कि वो थ्रेट होता है इंडियन सेकुलर स्टेट को। राइजिंग कम्युनिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, दिस इज अ फंडामेंटलिज्म। सो नो वायलेंस आप देखते हो, सहारनपुर वायलेंस यूपी में देखते हो, कुकीमेटी का एथनिक कन्फ्लिक्ट है जो कि एक थ्रेट है सेकुलर स्टेट को। सेकुलर स्टेट में आप जब रिलीजियस के नाम पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज रिलीजन में वो स्टेट में होने लगती है, तो आप पंजाबी सूबा वगैरह को देखते हो इंडिया में, ये डिमांड करने लगते हैं एक सेपरेट स्टेट को, बिकॉज ये रिलीजन जब कन्फ्लिक्ट करने लगता है तो ये ऑटोनॉमी डिमांड करने लगते हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी सेज कि जब एक कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स में मिक्स होते हैं तो दे पॉलिटिसाइज दिस एंटायर इकोसिस्टम, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। सो ये और ज्यादा इस चीज को फ्यूल करने लगते हैं और बिगर चैलेंज हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड स्टेट समटाइम्स फेसेस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल दिस एंटायर इकोसिस्टम। ओके, सो जुडिशियल ओवर रीच है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट ने सावानो जजमेंट का जो मेंटेनेंस सिस्टम है उसको ही ओवरटर्न कर दिया। कन्फ्लिक्टिंग पर्सनल लॉज हैं, सबके अपने अपने लॉज हैं, किसी में पॉलीगमी अलाउड है, किसी में नहीं है। तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर्म करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। स्टेट का अपना बहुत ही डिफरेंट रूल है, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी टेम्पल को, वो सारे टेम्पल को रेगुलेट करते हैं, अदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी है। तो वो खुद ही में कंफ्यूज है कि कैसे कितना इंटरवीन करना चाहिए, किस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में इंटरवीन करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी और सोशल मोरलिटी में डिलेमा है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी खुद ही में फेल हो जाती है टू बैलेंस इट व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो सबरीमाला का केस, जलकट्टू का केस आप देखोगे, किसी में वो डेलिकेट बैलेंसिंग उनकी है, किसी में वो फेल कर जाते हैं और इससे बहुत अप्रोच भी रहता है सोसाइटी में। पॉलिटिकल वोट बैंक है जो कि और फ्यूल कर देती है बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल गेन्स, राइजिंग कम्युनिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। एंड प्रोफेसर रजनी कोठारी, यू कैन कोट रजनी कोठारी कि कैसे ये पॉलिटिसाइजेशन होता है इलेक्टोरल सिस्टम में, इलेक्शन में, कास्ट और रिलीजन का। पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। ओके, सो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि क्या चैलेंजेस हैं। इसी को लेके सचर कमेटी की रिपोर्ट आती है 2006 में।
वो शो करती है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम। तो हायर एजुकेशन में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन जस्ट 4% है। सो दिस शोज द एजुकेशनल बैकवर्डनेस, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, घटाइजेशन है कि स्लम में रह रहे हैं, पॉवर्टी है मुस्लिम सोसाइटी में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 में स्टैब्लिश होता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी रहती है जो कि मेजर चैलेंज है। स्टेचुटरी बॉडी रहती है। जब टीएमए पाई का केस आता है अराउंड, आई थिंक इट वाज इन 2002, सो टीएमए पाई के केस में सुप्रीम कोर्ट, पाई केस 2002, सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द क्राइटेरिया ऑफ माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन। और इसी के बाद 2004 में पार्लियामेंट बिल ले आती है 103rd अमेंडमेंट बिल टू मेक द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट ये बिल कोलैप्स कर जाता है। सो दिस इज राइट नाउ स्टेचुटरी बॉडी जो कि एक एडवाइजरी नेचर है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है कि इसकी रिपोर्ट ही डिस्कस रेयरली पार्लियामेंट डिस्कस होती। अभी तो इसमें कोई मेंबर ही नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी रिलक्टेंट टू अपॉइंट एनी मेंबर इन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। और ये अगर है भी, पहले भी थी तो बहुत फोकस थी फ्यू माइनॉरिटीज पे, लाइक कि किसी मुस्लिम माइनॉरिटीज पे ज्यादा डिस्कशन हो रहा, अदर माइनॉरिटीज जो उतने डिस्कशन थे नहीं, क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। What Sachar committee report suggested to create equal opportunity commission, a separate body, to prevent the systematic discrimination against minorities। कैसे डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, उनकी एक सिस्टमेटिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी कमीशन से उनका स्टडी, उनका एनालिसिस होना चाहिए, उसके थ्रू हमें रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करने चाहिए। दिस वाज बेसिकली सचर कमेटी रिपोर्ट which highlighted the socio-economic educational backwardness of Muslim people, the issue of the National Commission for Minorities कि कैसे ये एक फेल है, and even Sachar committee says it is nothing but toothless tiger। okay, body में कुछ power नहीं है। and suggested equal opportunity commission but we don't have such commission right now। अब स्टेट के पास मेजर चैलेंजेस जो अभी है, ये चैलेंजेस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ बोर्ड का एक प्रॉब्लम है इंडिया में, एंड यूसीसी फॉर्मुलेशन का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में इट फ्रीजेस द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। सो इस पर्टिकुलर डेट को जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, टेम्पल का, मॉस्क का, गुरुद्वारा का, वो एज इट रहेगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। बट इसका एक एक्सेप्शन था अयोध्या केस का, इसलिए आप देखोगे अयोध्या केस, अयोध्या जजमेंट 2019 में इसका जजमेंट आता है। ओके, सो बट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मेजर चैलेंज है स्टेट के पास इसको हैंडल करने का, क्योंकि ये आज भी फ्रेश डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है। तो आप देखोगे कि बनारस में मॉस्क है, मथुरा का केस है। सो पीपल फाइल पिटिशन बिफोर द कोर्ट एंड चैलेंज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन कि वो टेम्पल है, मॉस्क है, क्या है, उसमें कंफ्लिक्ट हमेशा है ही। ये एक मेजर चैलेंज है। यू कैन राइट दिस केस स्टडी एज एन एग्जाम्पल। सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर नहीं भी आता है तो जब अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो स्टेट के पास क्या चैलेंज है इन चीजों को हैंडल करने के लिए, यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल। So places of worship act, what we need to do, promote dialogue, mediation and respect for the rule of law instead of politicizing the religious disputes। तो अदरवाइज ये हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट तो कभी जाएगा ही नहीं। सो हमने फ्रीज तो कर दिया है, बट अगेन अभी भी प्रॉब्लम उसमें बहुत ज्यादा है। सो वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस रिलीजियस डिस्प्यूट, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट। वक्फ बोर्ड अभी रिसेंटली ज्यादा न्यूज में रहा है। अभी ये अंडर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में है, प्रपोजल टू रिफॉर्म द बोर्ड मेंबरशिप क्राइटेरिया। वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम ये है, वक्फ बोर्ड एक चैरिटी प्रॉपर्टी को डील करता है। मुस्लिम में जो चैरिटी होती है, मुस्लिम में चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत सी प्रॉपर्टी है, लैंड्स हैं, और इस प्रॉपर्टी के रेगुलेशन में बहुत हाई करप्शन है। ठीक है, एम्बेजलमेंट, करप्शन एंड लैंड होल्डिंग
सो प्रॉपर्टी मिसमैनेजमेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो एक इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम है, ये यहाँ लैक करता है। और बिकॉज वक्फ बोर्ड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी हो जाती है, जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टेम्पल के मैनेजमेंट की बात करते हो तो इसमें स्टेट का रेगुलेशन है। तिरुपति देवस्थानम का बोर्ड मेंबर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसमें ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल कितना रहेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ये एक ऑटोनमस बॉडी है और इसमें करप्शन बहुत हाई है। तो जो नीडी पीपल है मुस्लिम सोसाइटी में, उनको ड्यू राइट मिलता नहीं है, उनको चैरिटी का बेनिफिट मिलता नहीं है। जो अपर इसमें रिच क्लास है, करप्ट पीपल हैं, वही उसका ज्यादा बेनिफिट ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेड कि वी विल रिफॉर्म दिस वक्फ बोर्ड, हम इसको रिफॉर्म कर देते हैं और इसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट ले आते हैं। थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेगुलेट करते हैं, इसके मेंबरशिप को डिसाइड करते हैं, इसमें कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इस बोर्ड में इंक्लूड करते हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट। सो इसमें एलिगेशन था करप्शन का, लैंड होल्डिंग का, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। एंड व्हाट वी नीड, बैलेंसिंग रिलीजियस ऑटोनॉमी विद इफेक्टिव पब्लिक ओवरसाइट। तो उसमें हम कंट्रोल लें थोड़ा स्टेट का, फॉर एग्जांपल थ्रू we can district magistrate control and include the non-Muslim members as well in the board to bring the transparency in the governance system, effective management of the properties, so that जो desirable people हैं मुस्लिम communities में, जिनको need है property को, हम उनको deliver कर सकें justice. So right now this work bill under the parliamentary scrutiny. What we need to digitize this entire work board. बहुत आर्काइक सिस्टम से वर्क करता है, हमें इसको डिजिटाइज करना चाहिए। इंडिपेंडेंट इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, कैग की ऑडिटिंग होनी चाहिए, कंसल्टेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर एंड डिस्कस द इशू। थोड़ा गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहेगा, सो बेटर मैनेजमेंट रहेगी, करप्शन कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, इफेक्टिव सिस्टम बन जाएगा और जो डिजायरेबल पीपल हैं उनको चैरिटी का बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ वक्फ बोर्ड। ओके, एंड वी नीड अ बैलेंस। अब यहाँ चैलेंज ये है कि वक्फ बोर्ड में कि स्टेट को कितना इंटरवीन करना चाहिए, करेक्ट, और कितनी ऑटोनॉमी माइनॉरिटीज को देनी चाहिए, ये एक डिलेमा है। और इसी को बैलेंस करना है कि हमें माइनॉरिटी की ऑटोनमस स्टेटस भी होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में एज अ फंडामेंटल राइट है, और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, जिससे हम एक इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट सिस्टम ले आ सकें वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में। ये एक मेजर इशू है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन इट। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है through directive principle of state policy to state to create uniform civil code. Even in Shah Banu case, 1985, Supreme Court of India directed to central government to create uniform civil code. ठीक है, as soon as possible. यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ जब होगी तो बेटर गवर्नेंस सिस्टम होगा और ये जस्टिस डिलीवर करेगा, स्पेशली जेंडर जस्टिस। ये डिलीवर करेगा जेंडर जस्टिस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट मीन्स ensuring the राइट्स ऑफ विमेन। ठीक है, सो ट्रिपल तलाक का इशू था, बाय द वे वी हैव सॉल्व्ड इट, एंड और मेंटेनेंस वगैरह का इशू है। ठीक है, तो ये सब जो जेंडर जस्टिस का इशू है हम सॉल्व कर देंगे। बट प्रॉब्लम यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये है कि जितने ज्यादा जितनी रिलीजियस, इतनी डाइवर्स सोसाइटी में हर एक रिलीजन का अपना कल्चर है, अपना सिस्टम है, तो उसको हार्मोनाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो चैलेंज है कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज बिफोर द इंडिया state. But what we need, consensus building exercise, prioritize gender justice by the state. So हमें different stakeholder से consultation करने की जरूरत है, consultation, dialogue, okay, create a consultation body to discuss about the issues कि क्या essential है किसी religion में, marriage system में, and then create a uniform policy.
ओके, एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, वी विल डिस्कस सेपरेटली व्हेन वी विल डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो दीज आर द रिसेंट केस स्टडीज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सेक्युलरिज्म। हम अलग अलग स्टेट से देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया का मॉडल एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल पर वर्क करता है, व्हिच आइडिया गिवन बाय राजीव भार्गव। नो रिजिड एब्सोल्यूट वॉल स्टेट, वही स्टेट क्या करता है, इंडियन स्टेट चार धाम यात्रा में भी इन्वॉल्व रहता है, वही स्टेट हज सब्सिडी में भी इन्वॉल्व रहता है, हाजी अली दरगाह में भी इन्वॉल्व रहता है, वही स्टेट गुरुद्वारा में भी इन्वॉल्व रहता है, वही स्टेट किसी क्रिश्चियन में भी, किसी क्रिश्चियन रिलीजियस फंक्शन में भी इन्वॉल्व रहता है। तो एज सच ऐसा नहीं है, वी हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल रिलीजन। हम सारे रिलीजन को प्रमोट करते हैं इक्वल लेवल पर, वी रिस्पेक्ट ऑल फेथ इक्वली। Okay, so we have a positive form of secularism, provides financial aid to minority educational institutions, complex temple trust. So we regulate the temple trust, protect individual as well as collective minority rights under Article 29 and 30. फ्रांस में जो लेसिट मॉडल है एक एसेप्टिव सेकुलरिज्म है, बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन है फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम रिलीजन। स्टेट का बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, इसका कोई यहां से लेना देना नहीं है। तो you will see the enforcement strict legislative action including 2004 2011 public ban on religious attire symbols, बुरका सिस्टम आप देखोगे स्कूल्स में बैन है, पब्लिक प्लेसेस पे बैन है, हिजाब बैन है। सो ऐसे कोई आप रिलीजियस साइन, रिलीजियस मार्क आप नहीं बियर कर सकते हो फ्रांस में। सो इट इज अ वेरी रिजिड सिस्टम, वेरी कंप्लीट स्ट्रिक्ट सेपरेशन। So, exclusion of the religion from state, complete banishment of religion from the public civic sphere into the absolute private domain. What France would learn from India? A lesson from Indian society कि इंडिया एक इतनी डाइवर्स नेशन होने के बाद भी we are able to manage the rights of minorities. India is a too much diverse nation. So इंडिया जब एक डाइवर्स नेशन है वो मैनेज कर लेती है, फ्रांस तो कंप्लीटली फेल ही हो जाता है। सो फ्रांस नीड टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि कैसे डाइवर्सिटी को मैनेज करना है। द ट्रू टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इज नॉट creating a homogenization system. France has created a homogenized system. Homogenization. The true test of the democracy is not to create a homogenized society. The test of the democracy, true test of the democracy is having the diversity and the art of differentiation, managing this diversity, and have an art of through art of differentiation to manage this entire diversity, celebrate this diversity, culture of every religion, every those, हर एक faith sect का, that is the test of the democracy. तो France would learn a lesson from India. What about USA? तो USA का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंप्लीटली एक न्यूट्रल स्टेट बना देता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, कि पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक टैक्स मनी जो है, वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंड नहीं करेंगे। सो इट इज ए न्यूट्रल स्टेट एक्सेप्ट इन सम केसेस व्हेन जुडिशरी इंटरवीन, तो किसी किसी केस में वो इंटरवीन करते हैं, अदरवाइज इट इज ए न्यूट्रल स्टेट। ओके, नो स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजियस मैटर। यूके के केस में डिफरेंट है। यूके का जो चर्च है दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय मोनार्क हिमसेल्फ, एंड इट्स मोनार्क इज द गवर्नर ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड, एंड वहां में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दे दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बिशप्स को दी जाती है, एंड ही होल्ड्स ए परमानेंट सीट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सो बहुत यूनिक कैरेक्टर है, जो कि स्टेट चर्च का लिंक है, जो स्टेट चर्च एस्टेब्लिशमेंट मॉडल है, जहां रिलीजन को एक परमानेंट सीट दे दी गई है हाउस ऑफ लॉर्ड में, एंड द स्टेट एक्टिवली कंट्रोल्स एंड प्रोवाइड्स द सपोर्ट फंड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्च, एक्सप्लिसिटली प्रमोटिंग द क्रिश्चियनिटी। So UK में church is promoted by monarch. UK has established church model but lacks equal recognition of minority rights through a constitution like India. तो क्रिश्चियन का तो इसमें इन्होंने राइट्स दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में बिशप्स का, बट दे फेल टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। सो इन नेशन को, वेस्टर्न सोसाइटी को इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे इंडिया माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, ये जो माइनॉरिटी राइट्स है, आर्टिकल
29 एंड 30 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। कोई ऐसे कंट्री नहीं है जहां माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। यूके में है, क्रिश्चियनिटी को तो कुछ राइट्स हैं ही, दे आर प्रोटेक्टेड थ्रू द मोनार्क, बट माइनॉरिटी को राइट नहीं है। जब आप कनाडा में देखते हो कि माइनॉरिटी को कुछ राइट है, बट द वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 2930, उनका एक्सप्लिसिट क्लॉज है, ऐसा अदर स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलता। इट्स वेरी यूनिक। सो दिस वेस्टर्न सेकुलर सोसाइटी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकुलरिज्म। In the words of Pandit Jawaharlal Nehru, secularism does not mean a state where religion is wiped out. It means a state where all religions are given equal honor and shelter. सारे लोगों को equal respect है, equal shelter है. But the political authority remains objective and dedicated to the material welfare of citizens, regardless of their temple or mosque. किसी भी religion culture से हैं, state has neutral approach. We call it what? Principled distance model. The idea given by Rajiv Bhargava, Professor Rajiv Bhargava. Okay. इंडिया का सेकुलर प्रिंसिपल कई सारे आइडियाज से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो गांधीयन प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि जो रिलीजन है, इट प्यूरिफाइज द सोल। इफ रिलीजन इज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, इट प्यूरिफाइज द पॉलिटिक्स एज वेल। मॉडर्न टाइम में स्कॉलर आप देखते हो प्रताप भानु मेहता, who writes article in Indian Express, he criticized religious involvement in politics because it gives the birth of communalism in Indian society. Correct? नेहरूबियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म सेपरेट करता है स्टेट को रिलीजन से और एक बैलेंस वे में, पॉजिटिव वे में इन्वॉल्वमेंट रहता है। अंबेडकर का आइडिया ये है कि इट प्यूरिफाइज द सोल। रिलीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल, बट जो स्टेट है इसको इंटरवीन करना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है रिलीजन को, उसको रिमूव करने के लिए, बिकॉज ये विलेजेस वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अंबेडकर सेज विलेजेस आर डेन ऑफ इग्नोरेंस, और उस इग्नोरेंस को रिफॉर्म करने के लिए, दूर करने के लिए स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, स्टेट को रेगुलेट करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए इसको। और अदरवाइज रिलीजन क्या करेगा? अनटचेबिलिटी को अलाउ करेगा। सो रिलीजन एज ए रिलीजन वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए गुड फॉर इंडिविजुअल, इट प्यूरिफाइज द इंडिविजुअल सोल। बट उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको स्टेट के थ्रू क्या किया जाए? स्टॉप कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। सो दिस इज अम्बेडकराइट आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है रिलीजन में। एंड गांधीयन आइडिया ऑफ रिलीजन कि रिलीजन इज अ गुड एंड इट प्यूरिफाइज सोल एंड पॉलिटिक्स। बट सम पीपल से कि जब आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स करते हो तो ये कम्युनिज्म को बर्थ देता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकुलरिज्म in Indian society, the challenges, the significance, the constitutional status of secularism, and how Indian secularism differs from the world secularism. What Western society should learn from India कि एक diverse nation होने के बाद भी इंडिया कितना केयरफुल्ली, कितना इफेक्टिवली मैनेज कर लेता है, कैसे इंश्योर करता है माइनॉरिटी राइट को, और इंडिया हैंडल करता है डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट पोजीशन पर, कैसे वो कल्चरल राइट्स लोगों को देता है। सो वेस्टर्न सोसाइटी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया।